हाँ गो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश। 14 मार्च को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी डाल दी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था एसबीआई को कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप चुनाव आयोग को दे दें और चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पे डालेगा। तो चुनाव आयोग को एसबीआई ने चुनाव आयोग को डाटा दे दिया है और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उसको डाल दिया है कि उसमें किस किस व्यक्ति ने किस किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। इसके बाद टीएमसी है, टीएमसी यानी ममता बनर्जी वाली पार्टी, ठीक ना। इसके बाद बीआरएस है, इसके बाद कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, इसके बाद बीआरएस है, ठीक। तो इसमें जो बीजेपी पार्टी को चंदा मिला है वो 660 करोड़ 51 लाख रुपए मिला है बीजेपी को। दूसरे नंबर पर टीएमसी पार्टी है, उसको 1421 करोड़ मिला है उसको। और ये तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। तो अधिक से अधिक चंदा जो मिला है वो बीजेपी को मिला है। चंदा तो वैसे मिला है सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। अब इसमें सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले यानी बॉन्ड खरीदने वाले पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये तेलंगाना के दोनों हैं। पहले नंबर यानी सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड, उसका मालिक यानी उसकी कंपनी तेलंगाना में है, और दूसरे नंबर पे भी जो कंपनी है वो भी तेलंगाना में। तो पहले जो कंपनी जो मालिक है, जो नाम है फ्यूचर गेमिंग, इस कंपनी का नाम है, पहले पे जो है बॉन्ड खरीदा है तो उस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड फूड सर्विस प्राइवेट। सबसे अधिक बॉन्ड इन्होंने खरीदा। इनके मालिक हैं सेंटियागो मार्टिन इस कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी कहाँ के हैं? ये भी जो कंपनी है वो तेलंगाना के हैदराबाद, पहले और दूसरे नंबर पे है। अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर जब सीबीआई का छापा पड़ा है उसके बाद इन्होंने चंदा ज़्यादा दिया है। तो लोग कई तरह से कयास लगा रहे हैं कि जो बॉन्ड खरीदे हैं तो सीबीआई या इन पे कार्रवाई हुई है उसके बाद खरीदे हैं, जो भी है, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे हैं, पैसा दिए हैं। अब आप लोग जान चुके हैं कि जो एसबीआई थी, जो हिसाब रखती थी चंदे की, उसने बता चुके हैं हम लोग को कि उसने जून तक मांगा था समय, कि कोर्ट को बताया था कि हम डाटा एकत्र करने में असमर्थ हैं और हमें जून तक समय दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 11 मार्च को कहा था कि 24 घंटे के अंदर में आपको देना है, यानी 12 तारीख को देना है। तो उन्होंने एक समय मांगा, कब मांगा था जून के लास्ट तक, यानी चुनाव हो जाए उसके बाद वो देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा। लेकिन जब
सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, चंद्रचूड़ जी ने फटकार लगाई 11 मार्च को, तो उन्होंने 13 मार्च को, यानी SBI भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को डाटा दे दिया। ये बताइए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जा रही है तो आम नागरिक का क्या होगा? हम ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। SBI ने मांगा, कितना समय मांगा? जब चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि आप 11-12 मार्च तक आप दे दीजिए, तो उस समय SBI ने कहा था कि नहीं, हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमको समय दीजिए, कहाँ तक? जून तक समय दे दीजिए। लेकिन दोबारा जब चंद्रचूड़ ने डांट फटकार लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने, तो 24 घंटे के अंदर SBI ने डाटा उपलब्ध करा दिया। अब ये बताइए, आप लोग सोचिए कि तब कहाँ से डाटा मिल गया? डाटा कलेक्ट 24 घंटे में ही हो गया कहाँ से? जब तक वो समय मांग रहे थे, कितना मांग रहे थे? समय मांग रहे थे जून तक, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई तो 24 घंटे में ही डाटा उपलब्ध हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय की बात की अवहेलना की जा रही है तो आम नागरिक हैं उनका क्या होगा? बहुत बुरा हाल है। सो आप तो जानते ही हैं। तो ये अब चारों ओर से क्या हो रहा है? हाहाकार मचा हुआ है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं किस पे? भारतीय स्टेट बैंक पे सवाल किए जा रहे हैं। खड़ा हो रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किसके दबाव में वो जून तक समय मांग रहे थे, उनके पीछे कौन था और क्या उनकी मंशा थी कि डाटा नहीं दे रहे थे और जून तक समय मांग रहे थे। तो SBI बैंक जो है उस पे भी सवाल उठ रहा है। बैंक जब सर्वोच्च न्यायालय की बात टाल रहा था तो आम नागरिक का क्या होगा? तो हर संस्था जो है मनमाना ढंग से काम कर रहा है। कोई भी हो, कोई संस्था हो। और एक बात और है, हम आप जानते हैं कि क्या सरकार हमारे लिए काम करती है? सरकार हमारे लिए काम नहीं करती। सरकार केवल अपने लिए काम करती है। अगर एक बार वो चुनाव जीत जाती है, कोई भी पार्टी हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की कोई भी पार्टी हो, अगर वो एक बार जीत जाती है तो वो काम नहीं करती। वो क्या काम करती है? वो ये काम करती है कि हम अगले बार चुनाव कैसे जीते, बस इसी को ध्यान में रखकर वो 5 साल काम करती है। केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए काम करती है कि हम लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे तो लोग हमें वोट देंगे। मतलब और भी है मुद्दे। मतलब ये है कि जो पार्टियां हैं तो जब चुनाव जीतती है तो केवल यही काम करती है कि अगला चुनाव हमें कैसे जीतना है उसके लिए काम करना है। अब जिस तरह से वो समझे, ये नहीं करती कि हम लोगों की भलाई करें, नहीं।
बस उसका मकसद यही होता है कि हम अगला चुनाव कैसे जीतें। आज बेरोजगारी है, महंगाई है और सारे मुद्दे हैं। उसमें से मेन मुद्दा है महंगाई। बीए, बीटीसी मतलब और बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस सारे बच्चे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। एक पेपर ऐसा नहीं है कि जो लीक ना हुआ हो। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। एक पेपर कराने में सालों साल लग जा रहे हैं। लेकिन अभी इन लोगों का बात हो 1 महीना में हो जाता है। विधान परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव की घोषणा हुई 2 महीना में चुनाव कंप्लीट। लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आवेदन निकला, लोगों ने आवेदन किया, फार्म भरा, पैसा डाला, 2-2, 3-3 अरब पैसा सरकार कमा लेती है और पता चलता है कि पेपर लीक। बच्चों का भविष्य फिर वही हो गया। बहुत बच्चे फार्म भरते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। चलिए, ये तो बेरोजगारी की बात है। नौजवान खुद समझेगा तो अपने भविष्य को ध्यान में रख के अच्छे व्यक्ति को वोट करेगा, जो ईमानदार हो, जो उसकी भविष्य का चिंता करता हो। तो आप अपने वोट का सही प्रयोग कीजिए। ओके, धन्यवाद।